अच्छा बेटा देखो, हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर जहाँ तक बात की थी तो हम एक न्यूमेरिकल कर रहे थे और उस एक न्यूमेरिकल में हम पहुँच चुके थे एम्पेरिकल फार्मूला तक। अब देखो एम्पेरिकल फार्मूला पर जब हम पहुँच चुके हैं तो एम्पेरिकल फार्मूला से आगे हम इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके कुछ स्टेप्स थे। तो एम्पेरिकल फार्मूला के बाद मैंने आपको एक चीज़ लिखवाई थी एन, स्मॉल एन लिखवाया था। वो स्मॉल एन क्या है, पहले ज़रा उसका पस मंज़र जान लेते हैं। देखो वो स्मॉल एन क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है बेटा उसका अपना एक ज़ाती फार्मूला होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला का अपना एक ज़ाती तौर पर फार्मूला होता है और वो क्या होता है, एन इंटू एम्पेरिकल फार्मूला, एन इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। और यहाँ पर ये जो एन है ये नंबर ऑफ मोल्स वाला एन नहीं है, ये बेसिकली नंबर ऑफ एटम्स वाला एन है जो हम यहाँ पर इस वक्त यूज कर रहे हैं। बात यहाँ तक मेरी आप समझ रहे हैं? तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल्स टू एन इंटू एम्पेरिकल फार्मूला, यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब देखो बात क्या है, मिसाल के तौर पर मेरी जेब में 10 रुपए हैं, मिसाल कंसिडर कर लेते हैं मेरी जेब में सिर्फ 10 रुपए हैं और मैं कहता हूँ कि मार्केट में सिर्फ एक ही तरह का बिस्किट मिलता है और वो है चॉकलेटो। सही है, एक ही तरह का बिस्किट मिलता है और वो है चॉकलेटो। तो 10 रुपए वाला चॉकलेटो और मेरी जेब के 10 रुपए, ये दोनों इक्विवेलेंट हैं। ये दोनों कैसे हैं आपस में? इक्विवेलेंट। मैं कहूँ मेरे पास 10 रुपए हैं और आप कहें आपके पास चॉकलेटो है, व्हाट डू यू थिंक? हम दोनों बराबर है ना, हम दोनों इक्वली तो हैं। आपके पास भी 10 रुपए मालियत है, मेरे पास भी 10 रुपए मालियत है, बट द थिंग इज दैट यू हैव एन एसेट और आई हैव द कैश। सिर्फ इतना फर्क है और कोई डिफरेंस इन दोनों बातों में नहीं है। बात आप मेरी समझ रहे हैं? अब देखो इस फिनोमेना के अंदर सिचुएशन में कहानी में है क्या, हमारे पास है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला से मुराद, मैं एक छोटी सी चीज समझाऊं आपको। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा C6H12O6, मैंने C6H12O6 लिख लिया, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। मैं आया इक्वल्स टू लगाया, ग्लूकोज का एम्पेरिकल फार्मूला होता है CH2O। ये ग्लूकोज का एम्पेरिकल फार्मूला नहीं, बहुत सारी चीजों के एम्पेरिकल फार्मूलाज एक दूसरे से सिमिलर हो सकते हैं। तो CH2O है, इसमें n की वैल्यू क्या होती है? वो होती है 6। मुझे पता है तो मैं डायरेक्टली बता रहा हूं, अभी हम n कैलकुलेट करेंगे इसके लिए बेसिकली। तो मैंने मल्टीप्लाई कराया, जब मैंने मल्टीप्लाई कराया तो ये 6 अंदर जाके सबसे मिला, तो यहाँ C के साथ था 1, C के साथ क्या था? 1, तो 6 1 जा 6 हो गया तो C 6 हो गए। H के साथ था 2, तो 6 2 जा 12 हो गया तो H 12 हो गए। O के साथ था 1, तो C O के साथ हो गए अब 6, क्योंकि 6 1 जा 6। आप देख रहे हैं दोनों साइड बराबर आ गई हैं। तो सबसे बड़ा गेम है इस n का, सबसे बड़ा गेम किसका है बेटा? इस n का है। बात आप मेरी समझ रहे हैं? अगर मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूं कि ये जो n है इसे निकालने के लिए हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला तो है ही नहीं। आप अगर अपने सवाल में देखेंगे तो वहां पर मॉलिक्यूलर फार्मूला मास गिवन था, वहां पर आपको कोई और चीज गिवन नहीं थी, वहां पे आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन नहीं था, वहां आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला मास गिवन था। तो मैंने जैसे कहा कि मेरी जेब में 10 रुपए, फॉर्मूला, आपकी जेब में एक 10 रुपए वाला बिस्किट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, दोनों चीजें एक हैं। मेरी जेब में 10 रुपए यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आपकी जेब में 10 रुपए वाला बिस्किट यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, ये दोनों चीजें एक ही तो हैं। अगर मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं 18, मैं क्या कहता हूं? 18 कहता हूं मैं, इसमें पॉइंट नहीं लिखवाऊंगा इसीलिए इसको मैं इतना इन डीप ले जाकर समझा रहा हूं। अगर मैं कहता हूं 18 फॉर्मूला मास है, सही है, तो इसका मतलब मैं 18 कहूं या मैं लिख दूं H2O, ये दोनों बातें बराबर हैं। ये इसी चीज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और ये इसी चीज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास है, ये दोनों चीजें आपस में बराबर हैं। बात यहां तक क्लियर होती है सबको मेरे ख्याल में? अब देखो कहानी क्या है, मैं अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला की जगह मॉलिक्यूलर फार्मूला मास पुट कर सकता हूं क्योंकि सवाल में वो गिवन है। देखो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, मैं एक जनरल नॉर्मल फार्मूला को क्यों चेंज कर रहा हूं, क्या वजह है? देखो केमिस्ट्री के अंदर बेटा हमेशा याद रखो, आपकी मनपसंद चीज नहीं आती, जो चीज गिवन है उसके मुताबिक उसके हिसाब से आपको सवाल बनाना पड़ेगा अपना। बात यहां तक आप मेरी समझ रहे हैं? उसके मुताबिक आपको सवाल बनाना पड़ेगा अपना, आपको चीजों को थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। अगर मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला की जगह मॉलिक्यूलर फार्मूला मास कह रहा हूं, अगर मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला की जगह मॉलिक्यूलर फार्मूला मास कह रहा हूं, तो क्या मैं एम्पेरिकल फार्मूला की जगह एम्पेरिकल फार्मूला मास कह सकता हूं?
तो आपका जवाब होगा बिल्कुल यस, लाजमी बात है, क्योंकि जब मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला की जगह मॉलिक्यूलर फार्मूला मास रख रहा हूं तो इसी तरह मैं एम्पेरिकल फार्मूला की जगह एम्पेरिकल फार्मूला मास रख सकता हूं। भाई मॉलिक्यूलर फार्मूला था C6H12O6, एम्पेरिकल फार्मूला क्या आ जाएगा CH2O। आओ जरा चेक कर लेते हैं क्या इससे भी आंसर बराबर आता है। तो भैया 6 कार्बन है, 12 को आपने मल्टीप्लाई कराया 6 से, तो 12 5 होते हैं 60 और ये हो गया 72 प्लस कराए 12, ऐसी है। ऑक्सीजन के 3 जो होते हैं हमारे पास वो होते हैं 48, और 48 को आपने मिला लिया, इट विल बिकम द 80 और 90 और 96, ये आ गया आपके पास 96, सही है। 96 को मैं ऐड कर रहा हूँ, मैं इस वक्त मॉलिक्यूलर फार्मूला मास कैलकुलेट कर रहा हूँ, ये चीज मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला मास कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ मेरे बच्चों आपको इस वक्त। अब देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास में क्या है कहानी, आपके पास ये 72, 12 और 96 इनको ऐड करा, 96 और ये 4 आपने मिला ली, हो गया 100, 110, सही है, और फिर आ गया 70 यानी कि ये हो गया 180। ये हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास। अब आ जाओ एम्पेरिकल फार्मूला पे, 12 और 16, 12 और 16 कितने होते हैं मेरे बेटे, 12 और 16 आपके पास हो गए 2 18, 18 2 28, 28 हो गए, और 28 और 2 मिला लो 30, तो ये हो गया 30, ऐसी है। और मैंने आपको n तो पहले ही बताया हुआ है इसका, n मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है ना, तो n प्लॉट करके देख लो, n प्लॉट करो 6 को मल्टीप्लाई कराओ, 6 3 से 18, आंसर आ जाएगा 180। तो इसका मतलब ये कि मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला मास भी रख सकता हूं। अगर मैं मिसाल के तौर पर इस फार्मूले को चेंज करूं तो मॉलिक्यूलर फार्मूला की जगह मैं रख सकता हूं मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, मैं एम्पेरिकल फार्मूला की जगह रख सकता हूं एम्पेरिकल फार्मूला मास। क्योंकि देखो मुझे एक बात छोटी सी बताऊं, अगर मुझे इस फार्मूले को हासिल करना है, मुझे इस मॉलिक्यूलर फार्मूला को निकालना है, तो अगर मैं इस फार्मूले की बात करता हूं इन बिटवीन ये फार्मूला, मुझे ये फॉर्मूला अप्लाई करना है ना, ओरिजिनली तो मुझे ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, इस फॉर्मूले में मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं पता, सवाल में मालूम ही वो करना है, इस फॉर्मूले के मुताबिक मुझे एन नहीं पता, तो सवाल में कोई गिवन चीज है ही नहीं, मुझे सिर्फ एम्पेरिकल फॉर्मूला पता है। मैथमेटिक्स जो बच्चे पढ़ते हैं, जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मैं बताऊं कि मैथमेटिक्स का उसूल होता है कि एक फॉर्मूले से सिर्फ एक चीज मालूम की जा सकती है, यानी कि फॉर्मूला तब आपका वैलिड होता है जब आपके पूरे फॉर्मूला में सिर्फ एक अननोन हो, बाकी सब नोन हो, तभी वो चीज वैलिड होती है। यहाँ पर 2 अननोन है तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो ही नहीं सकता। बात समझ रहे हैं आप लोग मेरी, ये फॉर्मूला अप्लाई हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें एक से ज्यादा अननोन चीजें हैं। बात यहाँ तक क्लियर है? तो इसका मतलब मुझे ये है कि अब कुछ और तरीके से चलना पड़ेगा। तो आओ जरा देखते हैं। सबसे पहले मुझे इम्पेरिकल फार्मूला, एक ऐसा सवाल जिसके अंदर मुझे मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करना हो, एक ऐसा सवाल जिसके अंदर मुझे मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करना हो, अगर वो सवाल इम्पेरिकल फार्मूला गिवन हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर पीछे से आना है, यानी कि पीछे के किसी लेवल से आना है, तो आप जानते हैं कि उस पीछे के लेवल से कैसे आया जाता है, हमने कल की क्लास में भी वो बात देखी थी। लेकिन अगर डायरेक्टली इम्पेरिकल फार्मूला गिवन हो तो फिर कैसे आएंगे, मैं ये भी आपको सिखा रहा हूँ कि इम्पेरिकल फार्मूला तक तो हम पहुंच चुके हैं। इम्पेरिकल फार्मूला से आगे क्या कहानी होगी, हमें सिर्फ इस चीज को नोटिफाई करना है अपने पास। तो आओ जरा देख लेते हैं जल्दी से इस चीज को भी। अब देखो बात क्या है, सबसे पहले एम्पेरिकल फार्मूला आ गया, अब मालूम करेंगे एम्पेरिकल फार्मूला मास। भाई ये है 12, एक एलिमेंट हो गया, प्लस लगा दो, ये है 2, 2 हाइड्रोजन हैं, 2 लिख लिया, प्लस लगा दो, कितने ऑक्सीजन है, एक, तो 16 लिख लो। बात यहां तक क्लियर है? एक ऑक्सीजन है तो क्या लिख लेंगे इसमें, 16 लिख लेंगे, सही है। ऐड करा लो, ये कितना हो जाएगा भैया, ये 2 18 और 2 20, 20 और 10 30, तो ये हो जाएगा 30। यानी कि आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला मास क्या आ गया बेटा, 30। ये मैं अगला स्टेप करा रहा हूं एम्पेरिकल फॉर्मूला के बाद वाला, यानी कि एन निकालना है, ये वही स्टेप चल रहा है। अब ओरिजिनल फॉर्मूला जिसको मुझे अप्लाई करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू एन इनटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, ये तो मैं अप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि मुझे इसमें एन नहीं पता और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं पता। तो मुझे पहले एन मालूम करना पड़ेगा। एन के लिए क्या बनेगा फॉर्मूला, एन के लिए फॉर्मूला बनेगा, एन को अकेला कर दूं ना यहाँ पे,
एन को अगर मुझे मालूम करना है बेटे तो एन को अकेला करना पड़ेगा, तो ये एम्पेरिकल फार्मूला को उठाऊंगा, इसके डिवाइड में ले जाऊंगा, यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला। यही बात थी। मुझे क्या मालूम करना है सवाल में अब इस वक्त मुझे, क्योंकि ये फॉर्मूला लगाना है ना, इसमें दो चीजें अननोन हैं, तो एक चीज तो कमोबेश मुझे मालूम करनी पड़ेगी, और वो एक चीज निकल कर आती है एन। एन निकालने के लिए मैंने क्या किया, मॉलिक्यूलर फार्मूला अपॉन एम्पेरिकल फार्मूला। आपके जहन में सवाल होगा सर हमारे पास तो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ही नहीं, लेकिन मैंने अभी क्या बताया था कि मेरे पास 10 रुपए, आपके पास 10 रुपए वाला बिस्किट, दोनों इक्वल एसेट्स रख रहे हैं अपने पास। बात समझ में आ रही है? मैं इस मॉलिक्यूलर फार्मूला की जगह n इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास रख दूंगा, और एम्पेरिकल फार्मूला की जगह एम्पेरिकल फॉर्मूला मास रख दूंगा। ऐसा तो पॉसिबल है ना? आपकी जेब में रखे हुए पैसे और मेरे पास जो मेरी जेब में रखे हुए पैसे और आपके पास जो 10 रुपए थे, वो दोनों आपस में बराबर थे, वो दोनों आपस में बराबर थे। क्वेश्चन के अंदर हमने देखा कि क्वेश्चन के अंदर जो हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास गिवन था वो था मेरे बेटे 60। क्या गिवन था? 60 गिवन था। एन निकाल रहा हूं मैं बहुत एहतियात के साथ, बहुत ध्यान लगा के इस चीज को समझना है मेरे बेटे, बहुत ध्यान लगा के। एन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कितना गिवन है सवाल में, आप देख रहे होंगे कल जो हमने लिखा क्वेश्चन था 60, ऐसी है। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास अभी निकाला है, अभी निकाला एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कितना है? 30। बात यहां तक समझ रहे हैं? एम्पेरिकल फॉर्मूला मास जो हमने निकाला वो कितना आया? 30। बात यहां तक क्लियर है? 30 1 जा 30, 30 2 जा 60। सो व्हाट्स द एन? एन इक्वल्स टू 2। एन क्या आ गया मेरे बच्चों मेरे पास? 2 आ गया। एन क्या आ गया? 2 आ गया है। एन मेरे पास आ गया है 2। बात यहां तक सबको क्लियर है? एन आ चुका है 2। क्या अब ये फॉर्मूला, अगर मैं अब इस फॉर्मूले में आपसे पूछूं क्या मुझे एम्पेरिकल फॉर्मूला पता है? हाँ सर ये लिखा हुआ पता है। क्या मुझे एन पता है? हाँ सर पता है, ये लिखा हुआ पता है, हमने एन निकाला है अभी। अब ये मालूम हो सकता है? अब मालूम हो सकता है, क्योंकि फॉर्मूले में है टोटल 3 चीजें, 3 में से आपको 2 पता है, एक मालूम करनी है, और एक पे तो फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है। आओ आखिरी स्टेप की जानिब चल रहे हैं। इस सवाल का आखिरी स्टेप, यानी कि क्या मालूम करना है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या मालूम करना है मेरे बेटे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। पहले फॉर्मूला लिख के दिखा दो भाई। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर होता है एन इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो पता नहीं है, तो एज इट इज लिख दो MF, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एन की वैल्यू क्या निकाली है अभी? एन कैलकुलेट करके निकाला है 2, ब्रैकेट में करके लिख लो 2। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या था? अब ये मास नहीं है, अब ये एम्पेरिकल फॉर्मूला मास नहीं है, जहन में रहे, ये EF लिखा हुआ है, यानी कि एम्पेरिकल फॉर्मूला है, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास ये था। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या था सर? CH2, आपने ब्रैकेट बनाया और लिख लिया CH2O। हो गया? आओ जरा कहानी में क्या है। ये 2 जाएगा अंदर और सबके पास जाएगा। ये 2 जाएगा C के पास, ये 2 जाएगा H के पास, ये 2 जाएगा O के पास। तो आओ देखते हैं आंसर क्या बन रहा है। C के साथ लिखा हुआ है बेटा 1, C के साथ क्या लिखा हुआ है? 1। तो 2 1 जा 2, यानी कि C2। C कितने होगा बेटा? 2 हो गए। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो H4 हो गए। बात समझ रहे हैं? 2 1 जा 2 1 जा 2, यानी कि O2 हो गए। ये सवाल हो गया आपका इख्तिताम पजीर, बिकॉज यू हैव फाउंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस। तो होप सो यहाँ तक की बात तुम लोगों को समझ में आ गई होगी। एक लम्हे के लिए इसको छोड़ रहा हूँ ऐसी, जल्दी से इसे कॉपी डाउन करो, फिर हम आगे बात को बढ़ाते हैं। कॉपी डाउन कर लिए? चलो आगे स्टार्ट करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करवा रहा हूँ।
अच्छा, अगर कोई इशू आता है इसमें तो मुझसे फ़ौरन पूछ लें, व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करके आप पूछ लें, ताकि जो है वो बात समझ में आ जाए ज़रा। सही है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। मैं ज़रा क्वेश्चन देख लूँ क्या है हमारे पास नेक्स्ट। अच्छा, एक बात मैं बता दूं बेटा, कि आप लोगों को जो वर्कशीट दी गई है, जो आप लोगों के घर पे असाइनमेंट्स पहुंचे हैं, उन असाइनमेंट्स को ज़रा अच्छे तरीके से सॉल्व करो। अगर कहीं फंसते हो तो फिर वो क्वेश्चन फ़ौरन से फ़ौरन पूछ लो, ताकि तुम लोगों को बाद में कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े उसमें। सही है। अच्छा, क्वेश्चन लिख रहा हूँ बोर्ड पे साथ साथ कॉपी कर लेना। कह रहे हैं एडिपिक एसिड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ nylon, adipic acid in the manufacture of nylon the acid contains the acid contains 49.3% carbon, comma 6.9% hydrogen and 43.8% oxygen. कह रहे हैं द molecular mass of acid is 146 AMU and find the molecular formula. सिंपल से एक सवाल है, कहा जा रहा है, मैं ज़रा पढ़ के सुना दूं। एडिपिक एसिड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ नायलॉन, यहाँ बेसिकली यूज आना था। एडिपिक एसिड इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ नायलॉन। द एसिड कंटेन्स 49.3% कार्बन, 6.9% hydrogen and 43.8% oxygen. The molecular mass of acid is 146 AMU. सही है भाई, सवाल को जल्दी से ज़रा कॉपी डाउन कर लो। सही भाई, मेरे ख्याल में अब तक क्वेश्चन कॉपी हो गया होगा। मैं क्वेश्चन रब कर रहा हूँ, फिर हम अपनी बात को स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए, देखो हमारे पास जो सवाल गिवन है उसमें बेसिकली परसेंटेजेस गिवन है, यानी कि जो एक्चुअल क्वेश्चन होता है उसमें मास गिवन होता है, मास निकल चुका है, मास के बाद परसेंटेजेस भी निकल चुकी हैं। नाउ वी हैव टू स्टार्ट द क्वेश्चन फ्रॉम द स्टेप 3 व्हिच इज द एटॉमिक रेशो। तो आओ जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने हेडिंग डाल दी अपने पास सॉल्यूशन, और फिर मैंने लिखा एटॉमिक रेशो।
क्या लिखा मैंने, एटॉमिक रेशोज निकालने हैं तीनों एलिमेंट यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। मैं बल्कि इस अंदाज से नहीं, मैं ऐसे निकाल लेता हूँ, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों के एटॉमिक रेशोज निकालने हैं। जरा कैलकुलेटर ले लेते हैं। बिल्कुल आप भी मेरे साथ साथ चलिएगा, कोशिश हो तो आप मुझसे पहले सवाल सॉल्व करें तो बहुत ही अच्छी बात होगी इसके अंदर। चलो ज़रा कैलकुलेट करके देखते हैं इस चीज़ को। हमारे पास कहानी में कहा क्या जा रहा है भाई कि आपके पास कार्बन है, आपके पास हाइड्रोजन, आपके पास ऑक्सीजन है। एटॉमिक रेशो कैसे निकालते हैं, मैंने पॉइंट लिखवाया था। एटॉमिक रेशो निकालने के लिए जिस भी एलिमेंट का निकालना हो उसकी परसेंटेज को उसी के एटॉमिक मास से डिवाइड करा दीजिए, एटॉमिक वेट से डिवाइड करा दीजिए। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। ऐसे ही होता है फॉर्मूला। आओ ज़रा आगे देख लेते हैं जल्दी से कहानी में क्या है। परसेंटेज ऑफ कार्बन होती है भाई 49.3 गिवन है, डिवाइड कराया 12 से। यहाँ कितना है 6.9 गिवन है, डिवाइड कराया 1 से। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन में हमने बताया 43.8 है, डिवाइड कराया इसे हमने 16 के साथ। आओ ज़रा डिविजन्स के बाद जो आंसर्स आ रहे हैं उनको देख लेते हैं। 49.3 को डिवाइड कराया 12 से, आंसर आ रहा है मेरे पास 4.10। सही है, 6.9 वाले का आंसर 6.9 आएगा क्योंकि डिवाइडेड बाय 1 करा रहे हैं हम। 43.8 को अगर मैं डिवाइड कराता हूँ तो 43.8 को मैंने डिवाइड कराया 16 से, तो आंसर आता है 2.73। 2.73 आंसर आ गया। ये आ गए बेटा क्या, एटॉमिक रेशोज। ये मैंने कैलकुलेट कर लिए इस वक्त अपने पास एटॉमिक रेशोज। एटॉमिक रेशोज के बाद मेरे पास नेक्स्ट चीज़ क्या होती है, वो नेक्स्ट चीज़ होती है बेटा आपका लीस्ट एटॉमिक रेशो। क्या होता है वो, लीस्ट एटॉमिक रेशो। मेरे ख्याल में अब हम कर चुके हैं तो मुझे पॉइंट्स को बार बार लिखवाने की ज़रूरत तो नहीं है, मैं सिर्फ आप लोगों को बस सिंपल चीज़ बताता जाऊंगा इसके अंदर हमारे पास जो भी बात है। अब लीस्ट एटॉमिक रेशो निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें ये सेलेक्ट करना पड़ेगा कि इन सब में से लीस्ट है कौन सा। हमारे पास ये 3 थे ना, हमें इनमें से ये डिसाइड करना है कि भैया लीस्ट कौन सा है। तो ये है 4। कैसे पता चलेगा लीस्ट कौन सा है, सबसे पहला डिजिट देखो 4, 6, 2, यही पता चल गया। पॉइंट से पहले का डिजिट हमने देखा जब, तो हमें यहीं से पता चल गया कि भैया ये 4 है, ये 6 है, ये 2 है। सबसे छोटा नंबर 2 है, तो यही वाला होगा लीस्ट एटॉमिक रेशो। मैंने इसको हाईलाइट कर लिया, बॉक्स कर लिया अपने पास ताकि मुझे याद रहे। मैंने ऊपर एक हेडिंग डालकर दिखाई अगले स्टेप के लिए, यानी कि लीस्ट एटॉमिक रेशो ऐसी है। फिर मैंने 3 अलग अलग पैनल बना दिए, कार्बन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का। ऐसी है भाई। तीनों की वैल्यूज पहले लिख लो एक बार उनके सामने सामने ऊपर। 4.10, 6.9, 2.73। ऐसी है। तो अब जब हमने वैल्यूज लिख ली हैं तो अब हमें सिंपली करना क्या मेरे बेटे, तो लाजमी बात है आप सब इस वक्त एक ही जवाब दे रहे होंगे कि सर जो लीस्ट एटॉमिक रेशो है उससे डिवाइड करना है। तो आप सबके नीचे एक चीज़ लिख देते हैं साथ साथ। 2.73 सबसे छोटा था, 2.73, 2.73, 2.73। अब मैं इन्हें मिटा देता हूँ क्योंकि अब इनका काम हो गया है ख़त्म, तो अब हम इनको मिटा देते हैं। चलो आ जाओ, आंसर्स कैलकुलेट करते हैं ज़रा इनके क्या आ रहे हैं आंसर्स। यानी कि भाई 4.10 को जब मैंने डिवाइड कराया 2.73 से, तो आंसर आया मेरे पास, आंसर आया मेरे पास 1.501, 1.501। फिर मेरे पास क्या आंसर आया अगले के लिए, मैं देख लूँ ज़रा। यानी कि 6.9 को जब मैंने डिवाइड कराया 2.73 से, आंसर आया 2.52। फिर जब मैं ऑक्सीजन के ऊपर आया तो मैंने जब इनको डिवाइड कराया तो आंसर आया 1।
लीस्ट एटॉमिक रेशोज निकल गए, अगला स्टेप होता है एम्पेरिकल फार्मूला का। लेकिन अगर आपको जहन में हो पॉइंट, तो एम्पेरिकल फार्मूला से पहले, एम्पेरिकल फार्मूला में जाने से पहले मैंने आपसे क्या कहा था कि जब आप लीस्ट एटॉमिक रेशोज निकालें और आप ये देखें कि उनमें से कोई भी एक पॉइंट वाला हो, कोई भी एक पॉइंट वाला हो, तो उस पॉइंट वाले के बारे में आपने क्या करना है, उस पॉइंट वाले के लिए आपने क्या करना है, अगर कोई भी एक 2.5 या 1.5 या 3.5 में आ जाए तो उस सिचुएशन में आपने क्या करना है। सही है भाई। अब हमारे पास ये 3 नंबर्स आ चुके हैं और इन 3 नंबर्स के अंदर हम देख रहे हैं कि एक 1.50 है, एक हमारे पास 2.5 है और एक 1 है। हम नज़र आ रहा है हमें कि यार 2.5 वाले हैं, यानी कि ये भी 0.5, ये भी 0.5, ये तो सिंपल 1 है। तो ये आगे बढ़कर क्या बन जाएगा, 1। ये आगे बढ़ के क्या बन जाएगा, इसको अबे सॉरी 1 हमारे पास जो है माजरत, ये 1 बनाने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि 0.5 आ चुका है तो इसको भी मल्टीप्लाई बाय 2, इसको भी मल्टीप्लाई बाय 2 और इसको भी मल्टीप्लाई बाय 2। तो जैसे ही इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये मेरे पास बन जाएगा मेरे बेटे 2, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बन जाएगा राउंड फिगर में 5, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये राउंड फिगर में बन जाएगा 3। बात समझ रहे हैं। तो ये क्या बन गए, कार्बन का नंबर्स आए 3, हाइड्रोजन के नंबर्स आए 5, ऑक्सीजन के नंबर आए 2। बात यहाँ तक क्लियर है। तो ये सब आपने जब कैलकुलेट कर लिया अपने पास, आपके पास आंसर्स आ गए कि 3, 5, 2 आपने लिख लिया। अब लीस्ट एटॉमिक रेशो वाली कहानी हो गई ख़त्म। साथ साथ मेरे लिखते जाइएगा, अगर नहीं लिखा था तो वीडियो को पॉज करके वापस पीछे ले जाइए और लिख लीजिए। लीस्ट एटॉमिक रेशो की कहानी हो गई बेटा ख़त्म। अगला स्टेप हमारे पास कौन सा होता है, एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला में क्या करते हैं हम, मैंने कल आपको जो है वो एक लिखवा दिया था, फिर मैंने कहा था कि उनको प्लॉट कर लेना। तो आपने पहले ही इनको अगर एक्यूरेट कर लिया लीस्ट एटॉमिक रेशो की हेडिंग के अंदर ही, तो एम्पेरिकल फार्मूला में डायरेक्ट प्लॉट करते हैं CHO। ऐसी है। कार्बन के कितने नंबर्स हैं, कार्बन के हैं 3 तो 3 आ गया। हाइड्रोजन के कितने हैं 5, ऑक्सीजन के कितने हैं 2। कहानी यहाँ पर इख्तिताम पजीर हुई एम्पेरिकल फार्मूला की, यानी कि आपने यहाँ पर एम्पेरिकल फार्मूला भी फाइंड आउट कर लिया। लेकिन सवाल सिर्फ एम्पेरिकल फार्मूला पर नहीं रुका था, सवाल में आपको आखिरी लाइन मैंने लिखवाई नहीं, लेकिन वो मैंने पढ़कर बताई थी कि फाइंड इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। आपको मालूम करना है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करने के लिए वो जो पहले मैंने आपको इतने स्टेप्स करवाए थे, इतनी चीज़ें बताई थी, वो पहला सवाल था इसीलिए बता रहा था। अब बार बार हर सवाल में वो चीज़ें दोहराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। देखो हमारे पास सवाल के अंदर एम्पेरिकल फार्मूला आ चुका है, अब हमें फाइंड आउट करना है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो आइए ज़रा मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए चलते हैं, और मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए चलते हुए हमें सबसे पहले मालूम करना है N। क्या मालूम करना पड़ेगा, N मालूम करना पड़ेगा। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस N, N इक्वल्स टू द मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, जो कि सवाल में गिवन होता है, और डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास। तो एम्पेरिकल फार्मूला थोड़ा जल्दी से कैलकुलेट कर लो। ये आ गया, मैं बता देता हूँ भाई, फिर तुम लोग टाइम ना लगाओ। 36 + 5 + 32, 30 30 60 हो गए, 60 और ये आपके पास हो गए 70, 70 और 3 73। इट विल बिकम द 73। रब कर रहा हूँ ताकि तुम लोग ये ना लिख दो गलती से। क्वेश्चन में मैं देख लेता हूँ हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या था। एडिपिक एसिड का था मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसका गिवन था 146। मॉलिक्यूलर फार्मूला मास इसका गिवन था हमारे पास क्वेश्चन में 146, जिसे हम डिवाइड करा रहे हैं इस वक्त किससे, 73 से। किससे डिवाइड करा रहे हैं, 73 से डिवाइड करा रहे हैं। आओ ज़रा देख लेते हैं कितना बनेगा ये। कैलकुलेटर से आपने करा 143 सॉरी 146 डिवाइडेड बाय 73, इट विल बिकम द 2। यानी कि जो n आया,
n जो आपने निकाला है वो n बराबर हो गया मेरे बेटे 2 के। किसके बराबर हो गया? n बराबर हो गया 2 के। अब निकालना है मॉलिक्यूलर फार्मूला। आखिरी स्टेप की जानिब बढ़ रहा हूँ, बिल्कुल सवाल इख्तिताम पर है अपने, बिल्कुल आपने यहाँ पर फोकस के साथ देखना है इस वक्त। मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करने जा रहा हूँ मैं अपना। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जब मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ तो उसका फार्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला इंटू एन इंटू एम्पेरिकल फार्मूला, यही फार्मूला होता है जिसे हमें इस्तेमाल करना पड़ता है इन दी एंड। ले जाकर वैल्यूज़ पुट कर दो फ़ौरन से। मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं पता, सिंपल एज दैट, इसे मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख दो। इसके बाद एन है, एन अभी कैलकुलेट करा था, एन निकाला था 2, यानी कि ब्रैकेट में 2 लिख दो। एम्पेरिकल फार्मूला निकाल चुके थे, यहीं लिखा है बोर्ड पर C3H5O2, लिख लो भाई C3H5O2 लिख लिया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है बहुत एहतियात के साथ। 2 को तीनों से मिला दिया, 2 को तीनों से मिला दिया, CHO आंसर बन रहा है इन दी एंड। मैं इसको ज़रा हाईलाइट कर दूंगा अगर तुम लोगों को नहीं दिख रहा हो। ये हमारे पास आंसर बन रहा है CHO, सही है। अब ये CHO में क्या हो रहा है भाई? ये 2 इससे मिला, 2 3 जा 2 3 जा 2 3 जा 6 आया, लिख दिया। 2 5 से मिला, 2 5 जा 10 आया, लिख दिया। 2 2 से मिला, 2 2 जा 4 आया, लिख लिया। C6H10O4 आपके पास ये केमिकल फार्मूला, यानी कि ये बेसिकली मॉलिक्यूलर फार्मूला बना एडिपिक एसिड का। यहाँ आके आपका सवाल इख्तिताम पजीर हुआ। चैप्टर नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कर चुके हैं, हमने स्टेचोमेट्री कर ली है, हमने एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के सवालों को देख लिया है। अब अगर इसके अंदर हम बात करते हैं कुछ डिफरेंट सॉर्ट के क्वेश्चंस की, तो चैप्टर नंबर 2 को रिलेट करके भी एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाला जाता है, लेकिन वो हम अभी नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक हम चैप्टर नंबर 2 को रिलेट नहीं करेंगे इसमें, तब तक हम मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला के कॉन्सेप्ट को एक साथ मिलाकर नहीं देख पाएंगे चैप्टर 2 के साथ। लेकिन हाँ, अलबत्ता आपके पास जो अभी वर्कशीट पहुंची है उस वर्कशीट को अच्छे तरीके से सॉल्व कीजिए, उसमें गिवन क्वेश्चंस को, ताकि आप बहुत आसानी से अपना जो आने वाला टेस्ट है इंशाल्लाह वेडनेसडे जो आ रहा है उसको बहुत आसानी से आप कर सकें। सही है। होप सो आपको क्लास समझ में आ गई होगी। अगर कोई इशू हो तो मुझे टेक्स्ट करके पूछ लेना। बहुत शुक्रिया बेटा। अस्सलाम वालेकुम।